बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसवे। उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है और एक नए ब्रांड न्यू शो को देखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं इमरान हसन हूं और मैं हूं अर्मिला हसन। इतनी जल्दी में आपने अपना नाम क्यों बोला? मैंने क्यों रहे हैं आप? क्या अपनी हुआ? एनर्जी को बहाल करने की कोशिश अच्छा, अपने आप को मोटिवेशन दिया। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, वेदर एंजॉय कर रहे होंगे। वेदर भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा है, समझ नहीं आ रही है। पंखा चलाना है, पंखा बंद करना है, एसी चलाना है, एसी बंद करना है। समझ आ रही है? हाँ, मतलब नहीं समझ आ रही है। वेरी कंफ्यूज। अगर आप ज्यादा तेज पंखा चलाओ तो आपको थोड़ा सर्दी सी फील होती है। एसी तो आप चला नहीं सकते फिलहाल। सो इट्स गुड। मई जो कह ले 3 मई या 4 मई आज अभी पता नहीं, थर्ड है तो मई स्टार्ट हो गया। ऐसे में गर्मी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन शुक्र है कि वेदर थोड़ा बेहतर है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह वेदर थोड़ा बेहतर है इस मौसम में। अपने आप को ठीक रखे। साथ साथ चाय इसलिए क्योंकि एनर्जी इसके बगैर आती नहीं है भाई। बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे पास हैं, बहुत सारी खबरें आज भी हमारे पास है जो आपके साथ शेयर करनी है हमने। आपके इस मॉर्निंग, जिसे हम मॉर्निंग मैगजीन कहते हैं ना, इसको हमने मुकम्मल करना है विद ऑल दी डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स। तो मौसम की बात तो अर्मिला ने करी, मैच की कर लेता हूँ। बिल्कुल, अभी मैं वही कह रहा था कि उम्मीद तौर पर आपको याद है पुराना जब खबरनामा होता था ना, तो मौसम की खबरें, मैच की खबरें और करेंसी अपडेट्स एंड पे आती थी। करेंसी अपडेट्स तो हमारे पास जिंदगी में करेंसी नहीं हो, करेंसी अपडेट्स भी नहीं है, क्योंकि बुरे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की करेंसी के। लेकिन मैच अपडेट बहरहाल हमारे पास है। पाकिस्तान के लिए एक आखिरी मौका वर्ल्ड कप से पहले अपने आप को प्रिपेयर करने का और वनडे के फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 टीम बनने का। पाकिस्तान का आज तीसरा मैच खेला जा रहा है जी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान खेलेगा और ये सीरीज जिसका ये दूसरा मैच है, तीसरा मैच है, पाकिस्तान इसको 2-0 से लीड कर रहा है। सो आज का मैच वैसे तो पाकिस्तान लीड कर रहा है, बट स्टिल वही बात है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले पाकिस्तानी टीम के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वनडे के अंदर भी अपनी चीज़ों को बेहतर की जाए। T20 में हम 2 के बेहतर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पास कुछ हमारे जो कह लें रिजल्ट्स इतने अच्छे या सूटेबल नहीं थे। बट वी होप कि ये आज का मैच पाकिस्तान जीते और ये बढ़तरी के साथ इस वनडे सीरीज को जीते। हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? न्यूजीलैंड टीम यहाँ पे आई है और उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन स्टिल लेट्स गो। कराची के क्राउड से हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन। कराची का क्राउड बाहर निकले, जिसको बाहर निकालने में अब तक टीम्स नाकाम रही हैं। देखते हैं कि अब क्या कोई प्लेयर जो कि हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, फखर जमान अब उस कैटेगरी में आ रहे हैं जो कि क्राउड पुलर प्लेयर्स होते हैं। इससे पहले बाबर आजम हमारे पास हैं, रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं समहाउ। लेकिन क्राउड पुलर्स 2 प्लेयर्स मैं इनको समझता हूँ, बाबर आजम एक, शाहीन शाह अफरीदी हैं, जो क्राउड को पुल करते हैं कि जी आए हमें देखें हम खेल रहे हैं। तीसरे अब जो प्लेयर सामने आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि फखर जमान है, जिनकी वजह से क्राउड आना शुरू लाहौल वाला कुव्वत फखर जमान को ऐसे नजर ना हम लगाएं, कभी कभी तो वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या लगता है मेरी इतनी बुरी नहीं, मतलब पूरी कौम उनकी तारीफ कर रही है। वही होप कि उनको नजर ना लगे और उसी तरह से परफॉर्म करते रहे। अच्छा जी, एज यूजुअल हम इस पे इन डिटेल आगे जाके चूंकि बात करेंगे। आज मैच भी है, उस पर भी अपडेट्स लेंगे। लेकिन सीबीडी पंजाब के हवाले से हमने एक बड़ी अच्छी, सुबह हमारे टीम ने हमें बताया कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है जो यहाँ पर रोड है कलमा चौक, जो डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, जो कलमा चौक के पास बन रहा है और यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन रहा है बहुत दिनों से अरसा। लेकिन ये रोड हमसे कोई पूछे ना कितना अंडर कंस्ट्रक्शन हमें बहुत मुश्किल रही। लेकिन जी इसकी रोड्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ब्लू रोड्स बनाई गई हैं और इसका मकसद यही है कि ये जो तवानाई है, जो सूरज की रेज है, उनको भी कंट्रोल करती है। दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और सीबीडी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये बहुत अच्छी बात है। एक तो हम थोड़ा सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे। ये जो नीली सड़क नजर आ रही है ना आपको, इसमें आप ये देखें कि इसको बेसिकली अच्छा एक इससे पहले कि मैं इससे बात करूं, इस्लामाबाद में एक सड़क ऐसी बनाई गई थी जो कि वेस्ट से बनाई गई थी इस्लामाबाद के अंदर और F6 के सेक्टर के अंदर, और उसका भी कॉन्सेप्ट ये था कि उसके जरिए भी एक मैसेज ये देना था कि हम जो ऐसी चीजें जो कि माहौल को खराब करती हैं उसको हम माहौल दोस्ती के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो ब्लू रोड है, जो टेक्निकली माहिरीन है वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसके जरिए जो ओवरऑल पोल्यूशन है उसको कम करने में मदद मिलती है। और ये बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कॉन्सेप्ट मौजूद है, जिसे बिल्कुल, और सूरज की रेस को अब्सॉर्ब करती है। जो ड्राइवर हजरात हैं उनको रात के वक्त जो ये ड्राइव करने में बड़ी हेल्पफुल होती है। नहीं, ठंडी सड़क नहीं, ठंडी हो जाएगी ना जब ठंडी सड़क दूर है, वो आपने नहीं देखी। लाहौर के अंदर ऑलरेडी ठंडी सड़क है। 2.0 हाँ, इसको 2.0 कह देते हैं। चले जी, आज यूजुअल हमारे पास शो में बहुत गुड इनिशिएटिव। और यहाँ पे ये भी आपको बताएं कि मोहसिन नकवी साहब जो है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, रिपोर्टेडली उनकी बड़ी दिलचस्पी थी इस प्रोजेक्ट के अंदर और टाइमली इस पे इंप्लीमेंट कराया गया। ये बड़ी अच्छी बात है, वरना शुरू परवेज अलाई साहब ने किया था ये वाला जो एक्सटेंशन है इसकी, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने बनवाया था। सबको क्रेडिट दे दिया। चले जी, आगे बढ़ते हैं। एज
यूजुअल शो में बहुत कुछ आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात करेंगे। सियासी माहौल गर्म हो चुका है। चंद दिन के वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान एक बार फिर कशीदगी देखने में आ रही है, जबकि पीटीआई एक बार फिर सड़कों पर आने का इशारा दे रही है। इलेक्शन पर इत्तफाक़ राय के लिए गुज़िश्ता शब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ, जिसमें पीटीआई ने फौरी असम्बलियां तोड़ने का मुतालबा किया, मगर हुकूमत इस हवाले से इनकारी है और वो बजट के बाद असम्बलियां तोड़कर सितंबर में इलेक्शन कराना चाहती है। इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जैसे दो अहम मामलात पर ये सुप्रीम कोर्ट में है। गुज़िश्ता रोज भी अदालती इस्लाहात से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने समाअत की है। बिल्कुल जी, समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने और जस्टिस मुजाहिद नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदाद दोबारा मुस्तरद कर दी है। ये बड़ी अहम खबर है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में वाज़ेह किया कि अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा, और हर इदारे को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करना पड़ेगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर पार्लियामेंट के 5 इजलासों की कार्रवाई, कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी 8 मई तक तलब कर लिया। जरा ये कहते हैं कि जो स्पीकर ऑफिस है, इसने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को कौमी असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड देने से इनकार किया है। दूसरी जानिब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सियासी जंग लड़ने का ऐलान किया है। पार्लियामेंट का मोर्चा संभाल लिया है, जिस पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं। वजीर दिफा कल सामने आए ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर धुआंधार खिताब किया, लफ्जी गोलाबारी भी कह सकते हैं इसको। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम है। साबिक जजेस के खिलाफ मुकदमात बनाने का मुतालबा किया। वाज़ेह किया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने हरगिज़ हथियार नहीं डालेगी, और वज़ीर आज़म को बलि चढ़ाने के हवाले से उन्होंने कहा जी हम एक और वज़ीर आज़म को बलि नहीं चढ़ा सकते, इस सिलसिले को रोकना होगा, पार्लियामेंट अपना दिफा करेगी। बिल्कुल, पार्लियामेंट को अपने दिफा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे अपने तज्ज़ियाकार सहाफ़ी नवीद हुसैन साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो एक बार फिर कल मुज़ाकरात का तीसरा राउंड हुआ, और जिसमें इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट जो प्रोसीजर एक्ट है उस पर ये जो लड़ाई है खुलकर सामने आ रही है, किस तरह से आप देखते हैं इस मौजूदा सूरत हाल को, और ये हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच। ये जो मुज़ाकरा हुए तो ये का जो भी नतीजा, तो ये एक नवीद साहब, आपकी ऑडियो का थोड़ा इशू है, प्लीज आप अपने माइक को थोड़ा सेटल कर लीजिएगा ताकि आपकी आवाज फ्लुएंटली हमारे पास आ जाए। जी जी, दोबारा बोलिएगा। हेलो जी जी, आ रही है आवाज। हाँ जी, बोलिएगा। अच्छा देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये कल जो कुछ भी हुआ, रात में जो भी नतीजा निकला मुज़ाकरात से, तो ये एक फोरग्राउंड कंक्लूजन था। हमें पहले से इस बात का इदराक था, बिकॉज जो गवर्नमेंट की साइड से जिस तरह की संजीदगी दिखाई जा रही थी, या लैक देयर ऑफ के जो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले ही जो है वो मुज़ाकरात का बायकॉट कर लिया था, वो पुल आउट कर गए थे। उसके बाद हमने देखा कि जो फेडरल कैबिनेट के कुछ सीनियर मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयानात आए कि इन मुज़ाकरात से जो है उनको कोई उम्मीद जो है वो नहीं रखनी चाहिए। लेकिन एक मुबहम सी उम्मीद थी। वी वर होपिंग अगेंस्ट द होप कि जो एक साल से इस मुल्क में जो एक हैजानी कैफियत है, एक सियासी हैजान, एक केओस जो है वो इस मुल्क में है, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो है वो दोनों अतराफ में थोड़ी सी जो है वो सियासी बालिदगी और सियासी मैच्योरिटी का वो जो है वो मुजाहरा करें, और इसको जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अभी बना हुआ है, इसको बायमी बातचीत से जो है वो हल करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो पहले से ही गवर्नमेंट साइड से कोई जो है वो लचक नहीं दिखाई गई। हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से लचक दिखाई गई। पीटीआई ने जो है वो हालांकि पहले वो ये कह रहे थे कि जी 2 असम्बलियों के पहले इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने
मुज़ाकरात में ये जो है एग्री किया कि सारे इलेक्शन एक साथ हों, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि जी जो मिड मई में जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मिड मई में सारी असम्बलियां तहलील करके और एक साथ जो है वो इंतखाबात करवा दिए जाएं, लेकिन उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो नहीं मान रही। गवर्नमेंट, मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त गवर्नमेंट में शामिल जो तमाम जमातें हैं वो अपनी सियासी अना जो है उसको लेके बैठे हैं और वो इमरान खान को जिज करने पे और पीटीआई को जिज करने पे तुले हुए हैं कि कहीं से कोई लचक दिखाने का जो है वो नजर नहीं आ रही। नवीद साहब, कल जो रिमार्क्स दिए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनफ्रिक बंदयाल साहब ने, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि जो सियासतदान है वो पिक एंड चूज चाहते हैं अपने लिए। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि अदालत के अंदर इटसेल्फ कुछ ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर जो पाकिस्तान बार काउंसिल जैसे बड़े इदारे हैं या कानूनी तंजीमें हैं, वो भी इस बात पे मुसर हैं कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सेटल किया जा सकता था, इवन सेटल किया जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कल जो सियासतदानों के रवैये हैं उन पे तो तनकीद की, और दूसरी जानिब फिर वज़ीर दिफा ने पार्लियामेंट की तरफ से अदालतों और उनके फैसलों पर तनकीद की और कहा कि जी आज तक जितने फैसले हुए हैं उनको यहाँ पे लाएं, उनका ट्रायल करें, वज़ीर आज़मों को बली चढ़ाना बंद करें। उधर से भी जवाब आया, लेकिन ये जो मौजूदा बहरान है जिसका जिम्मेदार फिल वक्त चीफ जस्टिस सिर्फ सियासतदानों को ठहरा रहे हैं, कहीं लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको सेटल किया जा सकता था या सकता है, बजाय इसके कितनी लंबा मामला चलता, बजाय इसके कि सिर्फ तनकीद पे बात होती? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह की एक जो बज़ाहिर एक डिवीजन नजर आई वो नहीं होनी चाहिए थी, और शायद फुल बेंच बन जाता तो शायद मामलात इस हद तक ना पहुंचते। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि देखिए, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होगा, ये एक अब ये आइन के मुताबिक है और ये आइनी एक जो है तकाजा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर फुल बेंच बनता तो भी कोई जो है वो डिसीजन इससे मुख्तलिफ होता। तो जो इस वक्त पार्लियामेंट की तरफ से किया जा रहा है, जो इस वक्त जो रूलिंग अलायंस है, जो कोalition है, उसकी तरफ से किया जा रहा है, वो मेरे ख्याल में वो ज्यादा अफसोसनाक है। आप देखिए, एक जमहूरियत के लिए कानून और आइन की बालादस्ती ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि ये गवर्नमेंट जब से आई है, इस गवर्नमेंट को आप देख लें कि जो भी इमरान खान का बयानिया था, पीटीआई का बयानिया था, कि ये जो पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं ये अपने आप को एनआर देने के लिए आ रही हैं, और यही हुआ। आप देखें कि सबसे पहले जो है वो नैब कवानीन के ऊपर जो है वो उसको अमेंड किया गया और उससे जो इस्तेफादा किया, इंटरेस्टिंगली ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही मुअज़्ज़ज़ जजेस के रिमार्क्स थे कि इससे 90% जो इस्तेफादा किया है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों ने किया। अब इस पार्लियामेंट भी आप देख लें, ये पूरी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो है वो अपोजिशन के बिना अधूरी होती है। इस वक्त जो अपोजिशन के नाम पे पीटीआई जो रेबल्स है वो अपोजिशन, उनको आप अपोजिशन नहीं कहते। तो ऐसी ट्रंकेटेड अपोजिशन पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के साथ मामला कर, और जिस तरह से नेशनल असेंबली लिखा, ये मेरे ख्याल में सरिया जैसे। ठीक है नवीद भाई, फिर प्रॉब्लम आ रही है आपकी ऑडियो में, इसको थोड़ा सा फिक्स कीजिए। मैं साथ एक ज़िमनी सवाल भी ऐड कर लेता हूँ कि एक तो हम ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, एक जाने जब अदालत या अदालती मुख्तलिफ जो इस फैसले के हामी अफराद हैं वो कहते हैं कि जी पार्लियामान या हुकूमत प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है अदालतों को कि जी वो फैसला उनके हक में दें, तो एक प्रेशर सड़कों का भी है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट का भी है, और वो दूसरी जमात की तरफ से। जाहिर बात है जो उसकी स्ट्रेंथ है, हुकूमत की स्ट्रेंथ इस वक्त इंतजामी मामलात हैं, तो इन दोनों के दरमियान इस वक्त अदालत मौजूद है। नवीद भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त हमें किश्वर ज़ारा साहब ज्वाइन कर रही हैं, जो कि सीनियर रहनुमा है, मुतहद्दा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है और जो मुज़ाकराती अमल है इसका भी हिस्सा है, तो हम ज़रा उनसे भी ये मौक़िफ़ लेते हैं और मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। किश्वर, अब आपको आवाज़ आ रही है?
जी आइए। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है इस सारी सूरत हाल के ऊपर, बीइंग पार्लियामेंटेरियन, कल भी वजीर दिफा की बड़ी एक धुआंधार किस्म की तकरीर थी और ये उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ जो अदालती फैसले हैं उनका भी ट्रायल होना चाहिए। तो दुनिया भर में तो ऐसी मिसालें नहीं हैं कि जहाँ पे इस तरीके से ट्रायल फैसलों के ऊपर होना शुरू हो जाए, चाहे जाए कि किसी जज के ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, कोई ऐसी सूरत हाल है, उसके लिए भी जुडिशल कमीशन मौजूद है। तो क्या आपका ये रवैया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे जुडिशल सिस्टम को डैमेज करेगा आने वाले वक्त में, और जिस चीफ जस्टिस या जस्टिस साहिबान का फैसला पसंद नहीं आएगा उठ के उन पर एतराज कर देगा अगर उसकी पार्लियामान में अक्सरियत होगी? तो देखिए, मुज़ाकरात का मकसद ही असल में ये है कि चीज़ों को डैमेज होने से बचाया जाए। और बार बार जो मैंने खुद ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की और हमारी पार्टी भी जो चाहती है वो यही कि मसाइल को हल किया जाए। लेकिन देखिए, खुश आइन बात यह है कि वो चीज़ें जो उलझ के गली और सड़कों पे आ गई थी, ये ताल्लुकात में खराबी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सियासी प्लेटफॉर्म पे आई है ये चीज़। और ये अलबत्ता ज़रूर है जो आपने जिक्र किया कि जिन मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है वो इस किस्म की गुफ्तगू से उलझने का इम्कानात हैं। लेकिन बहरहाल ये जो कमेटी बनाएगी इसमें दोनों तरफ से समझदार लोग बिठाए गए हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामलात मजीद उलझने न पाए। और उम्मीद ये है कि सियासी प्लेटफॉर्म पे जो मुज़ाकराती टीम में बैठे हुए मैच्योर लोग हैं और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि ये मामलात उलझने न पाए और ये बेहतरी की तरफ हैं। किशोर साहिबा, ये आपने खुद भी कहा कि मामला बेहतरी की तरफ जाए। जाहिर है हर दोनों साइड से बहुत बेहतर चीज़ों को या बहुत बेहतर लोगों को इस अमल के लिए ऑब्वियसली आगे रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा गया है। सो क्या डेवलपमेंट है अभी ताज़ा तरीन जो आपके मुताबिक, और किन नकात के हवाले से आप हमें थोड़ा गाइड कर सकती हैं कि जिनमें कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं और जिन पे थोड़ा इत्तफाक भी हो पाया है दोनों जानिब से? जी देखिए, जो इलेक्शन है उसके वक्त पे भी डिस्कशन हुआ है और इसमें सिर्फ तारीखें तय नहीं हुई हैं, लेकिन दोनों तरफ से पेशरफ्त है ये। अगर मुज़ाकराती कमेटियां दोनों तरफ से लचक दिखाएं, कल वैसे तहरीक इंसाफ के रवैये से ये जो स्टेटमेंट सामने आई शाह महमूद कुरैशी साहब की, लगा कि काफ़ी हद तक मामलात फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर आई है। अगर दोनों तरफ से लचक हो तो आपका ये कहना है कि अक्टूबर में वक्त बनता है इंतखाबात का, तब होने चाहिए। पीटीआई ये कहती है कि 14 को असम्बलियाँ तोड़ दें और फिर उसके बाद इलेक्शंस करवा लें और एक ही दिन पे करवा लें। तो अगर दोनों तरफ से वक्त में कोई लचक आए तो कितनी लचक वक्त में आपकी तरफ से हो सकती है कि चले हम इतना वक्त और पीछे आ जाते हैं, वो इतना वक्त और आगे आ जाए, कुछ ऐसा है? देखिए, इतना जरूरी है, सामने देखिए बजट भी है, वक्त बहुत कम है और जो माशी हालात हैं, जिस किस्म के प्रेशर हैं, तो उसको देखते हुए अपोजिशन भी इस वक्त पीटीआई भी जो है ताउन कर रही है। अच्छा। और समझदार लोग हैं जो बैठे हुए हैं और हुकूमत ने भी जो इस्तदा की है वो यही की है कि कोई तस्वुर कुछ इसको सिमका रहा है कि शायद इलेक्शन होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ वक्त में तब्दीली की जरूरत है। और मुख्तसर बताइए, बजट के मामलात पे भी इत्तेफाक हो गया आपका? क्या आप बजट पेश कर सकते हैं? तहरीक इंसाफ ने कहा है आपको? हाँ, तकरीबन ये चीज मैं ये तो नहीं कह सकती, ये मेरा वो नहीं बनता कि मैं फाइनली कह दूं, ठीक है, लेकिन जो माहौल बना है उसमें ये बेहतरी है कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। ठीक हो गया। किशोर ज़ाहरा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। रुकन है मुज़ाकराती टीम की। बिल्कुल, उन्होंने क्लियरली तो हमें नहीं बताया, लेकिन उनके मुताबिक चीज़ें इन प्रोग्रेस हैं, कुछ बेहतरी की सूरत हाल निकल सकती है। अलबत्ता इलेक्शन की तारीख के ऊपर अभी इत्तफाक नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे निकात हैं जिस पे तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत की जानिब से कुछ चीज़ों पे इत्तफाक हुआ है। नवीद हुसैन साहब, आप हमारी इनकी बात भी सुन रहे थे और इसके हवाले से जो मुज़ाकराती टीम है, और इमरान ने भी जो सवाल किया था किशोर साहिबा से, उसमें यही कि जो अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए, आपको लगता है कि हुकूमत की जानिब से और जो तहरीक इंसाफ है दोनों की जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी का एक एलिमेंट वहाँ पे मौजूद है, या ये तैयार होंगे मुल्की मफाद के लिए या इलेक्शन को लेकर जो मामलात हम मौशी सूरत हाल भी जो बिगाड़ की तरफ है, तो फ्लेक्सिबिलिटी से कोई हल निकल सकता है? देखिए, मैंने कि फ्लेक्सिबिलिटी तो पीटीआई की तरफ दिखाई गई, उनका मुज़ाकरात की मेज पे आना बैठना और फिर इस बात पे एग्री करना कि इलेक्शन जो है वो तमाम असम्बलियों के एक वक्त पे होंगे।
तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ से मैं नहीं देख रहा कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है। वही जो है वो अक्टूबर के इलेक्शन की या सितंबर के इलेक्शन की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को का ज्यादा वो बनता है कि वो थोड़ी सी लचक। देखिए मुल्क में इस वक्त इंतहाई है और इस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में, इस तरह के पॉलिटिकल केओस में अभी इमरान खान साहब ने कल भी यही बात की कि अगर मई में इलेक्शन नहीं होते, अगर मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलता तो वो दोबारा सड़कों पे होंगे। और जब वो दोबारा सड़कों अच्छा किया नबी, याद करा दिया। वो सवाल मेरा बीच में रह गया कि ये प्रेशर दोनों तरफ से है अदलिया के ऊपर। एक तरफ से पार्लियामेंट और इंतजामी उमूर का प्रेशर है कि एग्जीक्यूट कैसे होगा हुक्म जो उन्होंने दिया है, और दूसरी जानिब प्रोटेस्ट का प्रेशर है कि जी दूसरी पार्टी कह रही है कि हमारे पीछे और आपके पीछे, इनफैक्ट वो कह रहे हैं आवाम खड़ी है। तो इसके बीच में फिर अदलिया के लिए कितना मुश्किल है, ये भी जरा प्लीज ऐड कर दीजिएगा इन दी एंड। देखिए कॉन्फ्रंटेशन इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जो अदलिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन है, ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में अफसोसनाक सूरत हाल है। आप देखें इजराइल में, देखें वहां पे जब पार्लियामान ने जजेस के, जुडिशरी के इख्तियारात को कर्टेल करने की कोशिश की, उनके जो है क्लिप करने की कोशिश की, तो आपने देखा लोग जो है वो सड़कों पे आए। अब अगर मुल्क की सबसे आला अदालत का फैसला जो है वो पार्लियामान नहीं मानेगा, तो आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? आप एक आम आदमी के लिए क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? ये वो मुल्क की सबसे आला अदालत है जो कि जिसके पास आइन की तशरीह का इख्तियार है, तो उसने आइन की तशरीह करनी है। यहाँ पे ये पार्लियामान और आइन के मुकद्दम होने की बात की जाती है, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जी पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है। तो मेरे जहाँ पे जिन ममालिक में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होता है। और एब्सोल्युटली राइट, उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। इदारों का जो तकद्दुस है वो अपनी जगह, लेकिन वो दस्तावेज बड़ी अहम और सबसे सुप्रीम वही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस मौके पर ज्वाइन किया, अपना तज्जिया हमारे सामने रखा जी। इस वक्त सूरत हाल क्या आपको बताइए। हमने एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आके कुछ और मामला पे आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ हमारे साथ आप मौजूद हैं। इससे पहले कि हम अगले मौजू की तरफ बढ़ें, आज दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है। वो सभी जमहूरियतें जहां पे अवाम को ये हक हासिल होता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक इंतखाब करें कि उनके ऊपर हुकूमत कौन करेगा, वहीं पे जो उनकी राय की आज़ादी है वो उनका बुनियादी हक है, और उस राय की आज़ादी को लोगों तक पहुँचाना, दिस इज़ व्हाट यू कॉल फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिसके ज़रिए लोगों की जो आज़ादी है उसका भी तकद्दुस बरकरार रखा जाता है और अपनी राय का इजहार भी करने का उन लोगों को मौका मिलता है जो साहिब कलम हैं, जो साहिब सोच हैं, जो किसी भी माशरे के अंदर ये फिक्र रखते हैं कि उस माशरे को किस जानिब जाना चाहिए। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ, काफ़ी 1991 से ऑनवर्ड्स इस दिन को बाकायदा तौर पर मनाया जा रहा है, और इस दफ़ा भी इसके हवाले से मुख्तलिफ तकारीब दुनिया भर में मुनक़िद की जा रही हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अमला उन ममालिक में है जहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार रहा है, चैलेंजेस का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद हम आज के दिन ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहेंगे उन सभी लोगों को, अफराद को और इदारों को जिन्होंने अपने तौर पे कोशिश जारी रखी, इस फ्रीडम को यकीनी बनाया और लोगों के हुकूक के लिए बात करते चले आए, और ये आगे भी होना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ प्रेस, जैसा इमरान ने भी कहा कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन आई होप कि टाइम के साथ साथ बेहतरी आएगी और चीज़ें बेहतरी की जानिब ही जाएंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और अब हम बात करेंगे क्रिकेट की। आपको पता है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे मैच आज कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको पता है, उन्हें पता है। 5 मैचेस की सीरीज ही, जिसमें कौमी टीम को 2 से बरतरी हासिल है, और अगर कौमी टीम डोंट टेल मी अमला बर्फी कहने लगी थी, डोंट बर्फी क्यों कहना है, बर्तरी बोला है मैंने, बर्फी क्यों? अभी सीरीज जीतने थे फिर बर्फी खाएंगे। बर्फियों की आपको खाने पीने के अलावा कुछ सोचते हैं? अगर कौमी टीम भी होम ग्राउंड पर कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश करती है तो आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर काबिज हो जाएगी। अलबत्ता जो कामयाबी का तनासुब है 4-1 से तो पाकिस्तान तीसरी पोजीशन पर आ सकता है। यानी कि आप चाहती हैं कि हर हालत में हम क्लीन स्वीप करें। हाँ, हम भी जाहिर है, हम सब चाहते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बर्फी कराची में बहुत अच्छी मिलती है बहुत सी जगहों पे। आज अगर पाकिस्तान मैच जीतना है तो आप खा सकते हैं, कम से कम अब एक होम सीरीज तो जीतेंगे। हम मंगवा भी सकते हैं, हमारे पास गेस्ट है कराची से गेस्ट है, पता नहीं अब पहले उनसे तो पूछ लें, आपने अपने तौर पर। तो खैर जी, विकेट कीपर बैटर रिजवान ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वनडे
मैं चौथे नंबर पर खेलूं, इस पे कल भी अर्मला ने बात की थी, ये उनके मौकिफ की तायद करती हैं कि रिजवान भाई मैंने नहीं तायद की, मैंने उनकी खबर तो कल स्टेटमेंट बड़ी आपने बताई है। जज्बात में दी कि तो आप भाई इसे- मैंने उनकी बात बताई है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। एशिया कप की बात करें तो पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल में इस वक्त डेडलॉक बरकरार है। मुख्तलिफ हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, वो भी इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं और उनके सोर्सेज ओबियसली इंडियन सहाफ़ी हैं, चूँकि सहाफ़ी एक दूसरे से राब्ते में होते हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त ये कहता है कि जो BCCI है इसने एशिया कप के लिए पीसीबी का जो हाइब्रिड मॉडल है ये मुस्तरद कर दिया है। मजीद इस पे क्या डेवलपमेंट होती है इसी पे हमने सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने आपसे बगैर पूछे बर्फी की ऑफर कर ली है, लेकिन Lock आप कर हमें दें बता deal। दें, हाँ, क्या आप हमें भेजेंगे कि नहीं? बिल्कुल। वैसे मैं सही बात बताऊं तो मैं तो लाहौर से बर्फी लेकर आया हूँ अभी 3 दिन पहले। लो भाई, हमें भेजनी पड़ेगी लाहौर अब। में एक बड़ी मशहूर जगह सलीम है। भाई, मैं आपको ऑफ एयर एक बड़ी जबरदस्त बेकरी बताने वाला हूँ कराची में, जहाँ से बहुत अच्छी काजू बर्फी मिलती है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, आप आए, आपको कराची खिलाते की। हैं। लेकिन अब ऐसा वक्त तो नहीं आया है कि न्यूजीलैंड की जो बी टीम है इसको हराने के बाद मिठाई बांटे भाई। अच्छा। और ये- अब आप अच्छा चलें, आप तज्जिया दे दें जरा, फिर आगे चलते हैं। आपका क्या तज्जिया है? आप कह रहे हैं कि हमें बस क्लीन स्वीप ही करना चाहिए, कोई ये चक्कर नहीं है कि हम 4-1 से बिल्कुल। जीते। बिल्कुल, देखिए न्यूजीलैंड के साथ बहुत बुरा हुआ। एक तो उनके बहुत सारे प्लेयर जो हैं, 8 प्लेयर गालिबन IPL खेलने के लिए चले गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम डॉलर कमाएंगे। उनके बोर्ड ने कहा चले जाओ, और अपनी जेब मिटाने के लिए ये सोचा कि चलो वर्ल्ड कप भी होना है वहां पर, तो उनको इंडिया में कंडीशन से आगाही का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन हुआ ये कि सिवाय 1-2 प्लेयर्स के ज्यादातर बाहर बैठ के पानी पिला रहे हैं। तो वो कहते हैं यार इससे अच्छा इनको पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलने देते, लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे। पानी पिलाने के भी पैसे तो मिल ही रहे हैं ना। फिर यहाँ पर T20 में तो उनकी परफॉर्मेंस फिर भी बेहतर है, लेकिन अभी जो वनडे में देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा हावी हो रही है। बॉलिंग में ठीक है, हम लोग फास्ट बॉलिंग में खासतौर पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन बैटिंग में 1 मैन आर्मी हमारी जो है फखरे पाकिस्तान, फखर जमान, जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस। आज अगर एक और सेंचुरी बना दे तो कुमार संगकारा को वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो ज्वाइन कर लेंगे। और जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है, हो सकता है कि ऐसा हो जाए। फिर जैसे आपने बताया, एक और अच्छी बात भी है कि अगर ये पाकिस्तान की क्लीन स्वीप कर ले तो नंबर 1 भी बन सकता है। तो देखें, ऑन पेपर अगर हम 6 महीने साल बाद भी हम याद करेंगे इस सीरीज को, तो ये देखा जाएगा कि 5-0 से पाकिस्तान जीता। तो उस वक्त शायद किसी के ध्यान में ना आए कि फला ये बी टीम थी और सलीम खालिक साहब ने कहा था कि बी टीम है। इसमें बर्फी नहीं मिलेगी। हाँ, फ्रीडम, ये आपने कहा ना, इजहार राय की आजादी। सलीम भाई, बी टीम से 2-1 से सीरीज हारने से हम जीत तो जाएं कम से कम। मैं अफगानिस्तान की बात करूं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपने आईपीएल का नाम लेके ना मेरी दुखती रग को छेड़ दिया। ये आईपीएल में क्या मार कुटाई चल रही है इस वक्त? वो विराट कोहली इतना सीरियस सीनियर और सीरियस प्लेयर है, उसको नवीन जो है वो उसके बाजू चटक रहा है, और जो MP हैं भारतीय जनता पार्टी के गौतम, वो उधर अंदर भी सियासत चमका रहे हैं। ऐसा लगता है किसी सियासी जलसे में खड़े हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहलाने वाली, जिसके अंदर क्रिकेटिंग तो शायद वो स्पिरिट नहीं है, ये हो क्या रहा है वहां पे सलीम खालिक साहब? देखिए, सबसे पहले सो कॉल्ड सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग है। आप एक फीका एक तंजीम है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, उसका आप स्टेटमेंट आज एक्सप्रेस में भी हमने वो लगाया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कहते हैं जितना पैसा कमा रहे हैं उतना प्लेयर्स में इसको दे नहीं रही है। अच्छा, मतलब, और उन्होंने मिसाल दी कि अगर ये कहते हैं कि बहुत बड़ी लीग है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरा, इनडिसिप्लिन, इस तरह के वाकयात तो भरे पड़े हैं। आपको याद होगा किसी खान को थप्पड़ मारा था हरभजन सिंह ने। अब तो ये आप यकीन करें, जिस तरह मैंने वो फुटेज देखी, अगर कुछ सेकंड और होते तो ये एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते। क्रिकेट फील्ड जो है बॉक्सिंग में बदल ऐसा ही जाती। है। विराट कोहली और गौतम गंभीर बहुत गुस्से में थे। फिर जिस तरह अफगान क्रिकेटर का आपने जिक्र किया, तो उनकी तो हिस्ट्री है इस तरह। एक दफा वो शाहिद अफरीदी के साथ भी गालिबन, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो यही उल्टे। तो IPL में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इस तरह के बहुत वाकयात होते हैं, लेकिन वो प्लेयर्स के नामों पर जाते हैं कि कोहली है ना तो बस इसको कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा बस 100% मैच फीस का जुर्माना कर दिया। कोहली के लिए क्या है, मूंगफली के दानों के बराबर होंगे ये कुछ लाख रुपए। अगर बैन करते, एक मैसेज देते कि यार 3 मैच के लिए बैन कर दिया कोहली को, और गंभीर को भी कहा है कि सलीम भाई, आपको नहीं लगता कि इन इकदामात से जो लीग है उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आता ही है, जो भी लीग चल रही हो, लेकिन ये ओवरऑल जो क्रिकेटिंग स्पिरिट है, ये लीग उसके लिए अब नुकसानदेह हो रही है। ये इंडियन प्रीमियर लीग है, ये क्रिकेटिंग स्पिरिट को हर्ट कर रही है। एक तो उसमें इतना पैसा डाल दिया, इतना ग्लैमर डाल दिया कि वो क्रिकेटिंग स्पिरिट उससे हर्ट हो गई। अब खिलाड़ी नेशनल ड्यूटी नहीं करते न्यूजीलैंड के या किसी भी टीम के, वो लीग खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक क्राइम मैं इसको समझता हूं। और फिर उसके अंदर ये लड़ाई झगड़े, तो मेरे ख्याल में तो ICC को और दुनिया के जो क्रिकेटिंग फैंस हैं उनको IPL के ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि ये तो गंदा करिए क्रिकेट को।
कोई कुछ भी नहीं करेगा, सबको पैसे मिल रहे हैं, आईसीसी को भी जाहिर है इंडिया से बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप आती है, कुछ नहीं मिलेगा, और बोर्ड्स को भी शेयर मिलता है जो आईपीएल के प्लेयर्स रिलीज करते हैं। लेकिन बात ये है कि आपसे मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग वो मैचेस देख रहे होते हैं, वो जब देखते हैं कि यार ये कोहली गाली दे रहा है, ये मुक्का मारने वाला है उसको, तो उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? असर पड़ेगा, वो फिर वो भी अपने मैचों में इस तरह करेंगे। तो इसका हल यही है कि आप 2-3 दफा बैन करें, जैसे सुनील गावस्कर उनके अपने सामने क्रिकेटर है, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी यही कहा, व्हाट इज 100% मैच फीस पे जुर्माना लगा दिया आपने, आपको सलीम खालिक साहब, इन द एंड अब इस आईपीएल को छोड़े, हम अपने पिंडी स्टेडियम में आते हैं, फैंस आए, नेशनल स्टेडियम, कराची आ जाए आप। नहीं सॉरी, हाँ कराची आ गए, पिंडी तो भर गया था। कराची स्टेडियम में लोग आएंगे या नहीं, ये बताएं जरा। नहीं आएंगे, अगर आप कहें तो मैं किसी बोर्ड वाले से कह के, अगर आप लोग वादा सर हम कह रहे हैं मंगवा लें बस ठीक है, आपका मैं राब्ता करवाया था। लेकिन कराची में जो टिकटों की फरोख्त बहुत ही मायूस कुन कल तक ना, एजाजी अभी वैसे क्या रिपोर्ट है सलीम भाई, कितना क्राउड हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है? आधे भी लोग अगर आ गए तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कोशिश की है स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में दें, तो देखते हैं, एजाजी टिकट इन्होंने तकसीम किए हैं। हालांकि इस बार तो टिकट का रेट भी बहुत कम रखा, 250 रुपए था। अच्छा, आपने कुछ टेक्निकल वजूहात भी हमें बताई थी, बल्कि उस दिन अब्दुल माजिद भट्टी साहब से भी हमारी बात हो रही थी, वो भी आपके सिटी फेलो हैं और ऑब्वियसली जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने भी बताया कि शायद वो कंस्ट्रक्शन और डाइवर्जन का इतना मसला है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लाहौर में भी ये मसला पिछले दिनों में बहुत रहा है, लेकिन लोगों ने स्टेडियम भरा है और रोजों में भी भरा है, रमजान में भी, तो आई थिंक इशू कुछ और है सलीम खालिक साहब। वन ऑफ द रीजन यही है जो जिस तरह आपने बताया, लेकिन इशू और माशी हालात, आप बोलेंगे लाहौर में भी माशी हालात का मसला है, वहां क्यों आते हैं, ये है, लेकिन ये है लोगों की अब जो इनकम इतनी कम हो गई है, वो सोचते हैं कि यार अगर 250 के टिकट भी 4 लें, फिर किराया लगाएं, खाएं, इतना खर्चा है, इससे अच्छा है घर पे बैठ के थोड़ी देर का मैच सकून से देख लें। फिर फैसिलिटीज नहीं है स्टेडियम में, उसकी वजह से भी लोग फैसिलिटीज का भी मसला है, मौशी हालात का भी मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला है। लाहौर में एक एडवांटेज है जी, एक लाहौर में एडवांटेज है कि वहाँ पे आसपास की जो शहर है, कि फैसलाबाद से आगे, शेखुपुरा से आगे, वहाँ ऐसा नहीं है कि हैदराबाद से आगे, सक्खर से आगे, कराची खुद इतना बड़ा है, उसको शेखुपुरा की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगली बार फिर हम बात करेंगे। आज मैच है और देखते हैं पाकिस्तान जीतेगा या नहीं, व्हाइट वॉश होगा या नहीं। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती रहती हैं, और जब भी इंसानियत की खिदमत की बात आती है, बेघर अफराद को छत देने की बात आती है, वो पेश नज़र आती हैं। चाहे 2010 हो, 2011 का सैलाब हो, उन्होंने हज़ारों घर तामीर किए और लोगों को रहने के लिए छत फराहम की। हम माहिर तामीरात यास्मीन लारी साहिबा की बात करें, जिनको हाल ही में बरतानिया में फ़न तामीर के हवाले से दुनिया का आला तरीन एजाज़ किंग्स रॉयल गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया गया है। जिस शख्सियत को ये अवार्ड दिया जाता है, उसकी मंजूरी शाह बरतानिया खुद देते हैं, और ये अवार्ड किसी ऐसे शख्स या ग्रुप को दिया जाता है जिनके काम से फ़न तामीर में अहम पेशरफ्त हुई हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि इस वक्त यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ कैसे कमाल लोग हमारे अंदर अरमला हसन मौजूद हैं, और हम कितनी कंजूसी करते हैं इन लोगों को खिराज तहसीन पेश करने में, इन लोगों को हाईलाइट करने में। इवन थैंक यू वेरी मच मोहतरमा यास्मीन लारी साहिबा, आप तशरीफ लाई और आपने हमें वक्त दिया। इट्स सच एन ऑनर, ऑलवेज टॉकिंग टू यू। हमें बहुत ही कुछ सीखने को भी मिलता है और आपसे अच्छा लगता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत मुबारक हो, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का बहुत फजल है और अल्लाह का बड़ा करम है। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अवार्ड के बारे में बताइए। आपका काम तो हम जानते हैं, जो नए हमारे देखने वाले हैं वो अब जानेंगे भी, आपसे बात हो रही है, लेकिन इस अवार्ड के कॉन्टेक्स्ट में आप जरा अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, क्या एहसास आते हैं? देखिए, जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे साइमन ऑल्फर्ड साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हम आपको इस साल का जो है गोल्ड मेडल वो हम आपको अवार्ड करना चाहते हैं। वाओ। तो मैंने कहा कि तो मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी, कतई तौर पे मैंने कहा साइमन मैं तो गरीबों के लिए काम करती हूँ और आप तो ये उनको देते हैं जो बड़ी बड़ी इमारत बनाते हैं, अमीरों के वास्ते चीज़ें करते हैं, तो आप मुझे कैसे देंगे? और आप जो प्रोफेशन में लोग हैं वो आपको क्या कहेंगे कि आपने ऐसा स्टेप क्यों लिया? क्योंकि हमारी जो ये जो आपने कहा बिल्कुल कि वो जो अवार्ड है वो तो बहुत बड़े आइकॉनिक फिगर्स को मिलता है, जो जायंट्स है हमारे प्रोफेशन के, एवरीबॉडी लुक्स अप टू। और मैं तो कई सालों से बिल्कुल हटके काम कर रही हूँ ना, जिसमें बिल्कुल बुलंद बाला इमारतों का सवाल ही नहीं पैदा होता है।
तो बड़ी हैरत हुई। लेकिन जब से ये हुआ तब से मेरे पास इतने ज़्यादा मोहब्बत के पैगामात आ रहे हैं पूरी दुनिया से कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यंग लोगों के आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें इतनी खुशी है और हम चाहते हैं कि हम भी ये करें। तो मेरा ख्याल है शायद वाकई में अभी दुनिया बदल गई है, शायद लोगों को एहसास है कि क्लाइमेट चेंज है। सो आई डोंट नो बट इट्स या आई थिंक इफ अल्लाह करे कि हमारे यहाँ हम ज़्यादा तवज्जो दें इन चीज़ों पे, गरीबों पे तवज्जो ज़्यादा दें तो अच्छा होगा, है ना। आई थिंक वी नीड नाउ। जिस तरह से यास्मीन साहिबा आपने खुद भी कहा कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा सीरियसली अभी तक नहीं लिया जा रहा, हालांकि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर और पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर टाइम के साथ साथ हर बदलते मौसम के साथ हमें कोई ना कोई ऐसा ट्रेलर मिलता है कि जिससे क्लाइमेट चेंज की जो इम्पोर्टेंस है उसकी रिलेशन हमें होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है। आप अपना जो आपका एक तरीकाकार है जो आप क्लाइमेट चेंज को देखते हुए समझते हुए अपने फ़न तामीर के थ्रू लोगों को एक मैसेज कन्वे कर रही है, क्या दुनिया भर में आपको लगता है कि इसके हवाले से जहाँ आपको अभी रिकग्निशन मिली है, अवेयरनेस भी है जो आपको रिकग्निशन दी जा रही है? बेटा ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे मुल्क में इसकी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालांकि हम 7वां मुल्क है जहाँ पे मुसलसल सैलाब या जलजले आते हैं। और हम जो भी हम कुछ करते हैं, देखो जब हम कंक्रीट की हमने चीज़ें बनाई हैं 2005 के बाद जो जलजला आया था तो 5 ही साल के बाद हमारे ग्लेशियर्स और ज़्यादा मेल्ट हुए। पहले भी होते थे लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हुए ना। मेरा ख्याल है जो भी हम करते हैं ये सही बात है कि ग्लोबल नॉर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। उनको समझना चाहिए और डेफिनेटली उनको ज़रूरत है, लेकिन हमको ज़रूरत है कि ख्याल करें। और देखो हमारे जो लोग हैं वो इतनी गुर्बत में रहते हैं कि हम क्यों उनको कोशिश करते हैं कि अर्बनाइज तरीकों की तरफ ले जाएं, जब वो अब जो पुराने तरीके उसमें घर बड़े अच्छे बन सकते हैं, बड़े जो मौसम के लिहाज से भी अच्छे हों। तो यहाँ पे भी बुलंद माला इमारतें जो बनाते हैं मल्टी स्टोरेज को बंद करना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट वर्स्ट पोल्यूटर्स, इनसे इतनी ज्यादा कार्बन एमिशन होती है 40% ग्लोबली, ये स्टडीज हुई हुई हैं। अच्छा लरिसा भाई, एक बड़ा अहम नुक्ता है इसमें, आप थोड़ा सा हमें इस हवाले से वजाहत फरमाइएगा और हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। एक जानिब हम कहते हैं कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनका हम कला कमा करें, दूसरी जानब हम कहते हैं कि हमें शहरों का फैलाव रोकना पड़ेगा, और इसके साथ चूंकि लिंक्ड है नीचे जो हमारा अंडर सरफेस पानी का जो लेवल है वो भी बहुत नीचे चला गया है। लाहौर कराची जैसे शहरों में तो वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि हम किस हद तक खतरनाक हद तक चले गए हैं। तो फिर इसका बैलेंस कैसे होगा? आई मीन हम मल्टी स्टोरी पे भी ना जाएं, शहरों का फैलाव भी ना हो, और फिर आबादी तो बढ़ ही रही है, घर तो चाहिए लोगों को, तो ये कैसे फिर मुमकिन होगा? बेटा ये बहुत ही आपने बड़ा गहरा एक नुक्ता उठाया है जिसमें हमें बिल्कुल गौर करना चाहिए। पहली तो आप ये समझिए, इसमें आपने 2 सवाल बड़े अहम किए हैं। एक तो ये कि शहरों का फैलाव है। आप मुझे बताइए कि जो अमीर है उसके पास कितनी बड़ी बड़ी एस्टेट होती है रहने के लिए, और गरीब के पास कुछ भी नहीं है, मतलब इतना कम कि वो जिंदा नहीं रह सकता। तो पहले तो ये डिस्पैरिटी हमें खत्म कर, अगर हम ये देखो लैंड यूज को हमें बेहतर करना होगा। फिर हमें कोई आप पुराने शहरों में गए, हमारे जो पुराने हैं, लाहौर है, मुल्तान है, जो ठट्टा होता था, या आप देखो तो वहाँ पे सामने व्हाट आई कॉल medium density low rise. Now that is the way now today to go, because उसमें आपको ज़्यादा ना ऊंचा जाना है, ना एनर्जी कंजम्पशन होगी। आप अगर उस तरह से करेंगे तो आपको पेन की बचत होगी, क्योंकि आप गाड़ियों की इतनी जगह नहीं छोड़ेंगे। So you have to just refashion it's something called eco-urbanism. That eco-urbanism I relate to traditional urbanism, जो हमारे पास पुराने सारे तरीके मौजूद हैं, हम क्यों नहीं उनको स्टडी करके कर रहे हैं? सही। एक तो ये। दूसरी बात आपने जो की कि अर्बन फ्लडिंग, अर्बन हीट आइलैंड्स इतनी ज्यादा हैं कि रहना मुश्किल है। लेकिन आप समझिए, अगर आप देखो बेटा हर तरफ तो क्या हाल है अभी, हर तरफ सारे जमीन तो आप लोगों ने कंक्रीट से भर दी है। बिल्डिंग्स है उनसे भी आपकी हीट एमिशन हो रही है, वो भी कंक्रीट से भरी हुई है। और सवाल ये है कि जमीन क्यों नीचे पानी जा रहा है? क्योंकि हमने एक्वाफर को रिप्लेनिश नहीं किया। हम सारा पानी जो आता है वो समंदर में फेंकते हैं, और लोग कहते हैं कि नालों को ठीक करो, नालों में पानी डालो, और फिर वो जाएगा कहाँ? समंदर में जाएगा। मैं तो कहती हूँ, अगर आप लोग मेरा डेंसो हॉल रागुजर जाके देखें, जो एक्सपेरिमेंटल में थी, मगर इट्स कॉल्ड द जीरो कार्बन स्ट्रीट इन डेंसो हॉल नियर डेंसो, वहाँ पे आप देखिए वहाँ कोई अर्बन फ्लडिंग नहीं हुई। वहाँ इट्स जीरो कार्बन, गॉट नो सीलो कंक्रीट। वहाँ पे एक्वाफर वेल्स हैं, वहाँ पे प्लांटेशन है, वहाँ पे हवा बदल गई, वहाँ परिंदे आते हैं। अब कोई हमने समंदर में नहीं फेंका। हमें पूरा सब कुछ रिवैम्प करना होगा, कोई इतना मुश्किल
काम नहीं है। आप क्यों हर जगह कंक्रीट से भर दिया है? कंक्रीट को खत्म करें। यानी अगर रिवैम्प किया जाए। अच्छा यास्मीन लारी साहब, अनफॉर्चुनेटली आप जैसे लोग बहुत सारे मौजूद भी हैं और हमारी बदकिस्मती ये है कि कम लोग हैं जो इस सोच के तहत काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स उन सारी चीज़ों पे बहुत फोकस किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट की प्रेफरेंस भी उस तरह से नहीं है। आपने जो एक मॉडल तैयार किया है, जिस तरह से आप बता रही हैं ज़ीरो कार्बन वाला मामला, अब डू यू रियली थिंक कि अगर स्टेट लेवल पे इस चीज़ को अडाप्ट किया जाए तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं? जो क्लाइमेट चेंजेस के मामलात हैं उसको भी हम केटर कर सकते हैं, और दो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इतनी जल्दी होप नहीं पाएगा ये। बेटा डेफिनेटली स्टेट अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, अगर वो समझ के करे तो। लेकिन प्रॉब्लम है पॉलिटिशियंस को सिर्फ हाई विजिबिलिटी चाहिए ना। तो अभी हमें बदलना होगा तरीका सबके सोचने का। और मैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग खुद उठ के क्यों नहीं ये चीजें कर रहे हैं। मैंने एक बना के दिखा दी, खुद बनाई ना, उसमें भी जरूर मेरे पास कोऑपरेशन थी डीसी की और बाकी उनके इदारों की, जिन्होंने अपना काम किया है जो हमेशा होना ही चाहिए था। लेकिन मैंने सारा इन्वेस्ट किया, हेरिटेज फाउंडेशन ने किया, हमने बना के दिखा दी कि हो सकता है। और वहीं के लोग उसको संभाल रहे हैं। वी हैव टू डेवलप स्टेक इन आवर सिटीज। लेकिन जब लोगों के लिए आप माहौल बेहतर करेंगे, उनके लिए करेंगे, तभी वो स्टेक पैदा होगा। हमें अब स्टेट की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमारा भी कुछ है जो कर सकते हैं। लारी साहबा, जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से एनीथिंग दैट यू लाइक टू से, लोगों का इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या कर सकते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए इन लास्ट 1 मिनट? Well, I think women should come in the forefront. हमें बहुत सारी चीजें हैं, हम पौधे उगाने शुरू करें, हम सब्जियां उगानी शुरू करें। हम क्यों सफर कर रहे हैं? ये हर जगह, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल हो, वहाँ हो सकता है। आप जाके देखें जहाँ हमने 4,500 अभी घर बना दिए ना सिंध में सैलाब के बाद से, वो लोगों ने मिलकर बनाए हैं। उनको सिर्फ मैं चीजें देती हूँ, सिखाती हूँ। लोग तैयार हैं। आज आपका मुल्क कमाल का है, लोग कमाल के हैं, वो करने को तैयार हैं। खुदारा उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं, वो कुछ करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपसे बात करके हमेशा बहुत लगता है, बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है और आप हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अल्लाह आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही करती रहें और इंस्पिरेशनल रहें लोगों के लिए, जैसे आप हैं। यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिनसे हम बात कर रहे थे। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब का, और आज किस किताब का जिक्र हो रहा है वकार अहमद मलिक से जानते हैं हमारे सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। आज बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू पर। बुनियादी मेरा मौजू ये है कि हम कोई इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, और बहुत सारे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं वो इस बात से इत्तफाक करेंगे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो कोई इतनी अच्छी आइडियल लाइफ नहीं है। मिसाली ज़िंदगी से हम काफ़ी दूरी पर खड़े हैं, और इस मिसाली ज़िंदगी के कुर्ब में कैसे जाया जा सकता है और ये मिसाली ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, इस हवाले से दुनिया के बहुत बड़े राइटर्स जो हैं उन्होंने कुछ असूल मुरतब किए और कुछ उन्होंने ऐसे हमें टिप्स दिए जिनसे मिसाली ज़िंदगी ना भी हो तो उसके कुर्ब में कम से कम ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और इसी तरह का एक जो बड़ा राइटर है वो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की हैं। दोस्तोयेव्स्की जो है उनका नावल है क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट के अलावा भी उनके जितने नावल्स हैं उनकी ख़ास अहमियत है, और एक अहमियत ये है, इस पर बात करेंगे कि क्राइम एंड पनिशमेंट आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है और आपकी ज़िंदगी में वो क्या तब्दीलियाँ ला सकता है। लेकिन उससे पहले ये बताऊँ कि दोस्तोयेव्स्की जो है वो 19वीं सदी के बहुत बड़े नावल निगार और बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, और जो साइकोलॉजी का इल्म है आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि उसका जो सोर्स है वो इनकी वही नावल हैं जो, और बिलखसूस क्राइम एंड पनिशमेंट। इस हवाले से अगर हम देखें तो फ्राइड सेगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, हालांकि बाबा नफ्सियात हैं और बहुत ज़्यादा मुतासिर थे दोस्तोयेव्स्की से। बहुत सारे आइडियाज़ उन्होंने वहाँ से लिए। काफ्का बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, नीत्शे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। इस पर बात करेंगे कि उनका जो कॉन्सेप्ट है सुपरमैन का वो क्या है और वो उन्होंने क्यों कर दोस्तोयेव्स्की से हासिल किया और किस जगह से हासिल किया। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपको कमाल ही लुत्फ़ देता है क्राइम एंड पनिशमेंट और दूसरे दीगर नावल जो हैं दोस्तोयेव्स्की के। उसकी वजह यह है कि क्राइम एंड पनिशमेंट जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको हैरत की शदीद झटके लगते हैं। आपको एक फ़िक्रा पढ़ते हुए अचानक एहसास होता है कि अच्छा ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी फ्राइड बात करता है। आपको कोई भी एक फ़िक्रा ये पैराग्राफ पढ़ते हुए अचानक लगेगा कि अच्छा ये थ्योरी ऑफ मोरालिटी है कॉलबर्ग की, वो यहाँ से अखज़ की गई है। सो क्राइम एंड पनिशमेंट बात करते हैं, और इसकी जो सबक हैं जो हम इससे ले सकते हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो
वो ऑफ कोर्स एक सेगमेंट में बिल्कुल कवर नहीं हो सकती। हम कोशिश करेंगे कि क्राइम एंड पनिशमेंट पे जिस हद तक तफसील से बात हो सकती है वो ज़रूर करते रहें, और इसके जो मुख्तलिफ सबक हैं जो हमारी अपनी इस वक्त की जो ज़िंदगी हैं उन पर वो कैसे नाफिज हो सकते हैं। जब हम दोस्तोवस्की को देखते हैं तो एक चीज़ जो बहुत ही नुमायां उनमें नज़र आती है वो ये है कि वो बहुत ही कमाल माहिर नफ्सियात हैं, और साइकोलॉजी का लफ्ज़ भी वो बहुत इस्तेमाल करते हैं, और साइकोलॉजी का लफ्ज़ ही था उस वक्त। साइकोलॉजी बतौर इल्म जो है वो अभी कुछ साल बाकी थे, तो उससे पहले उन्होंने इतना बड़ा काम किया। और जो क्राइम एंड पनिशमेंट का जो मुख्तलिफ सबक हैं उनमें से एक जो है जो अमूमी तौर पर हम अपनी ज़िंदगी पर नाफिज कर सकते हैं उसकी तरफ जाते हैं। तो पहला सबक ये है कि जो रैशनैलिटी है या जो अक्ल है, हमारे यहाँ अमूमी तौर पर यह तस्वुर किया जाता है हमारे माशरे में भी कि जो अक्लमंद शख्स है वो उसकी एक वर्थ है और उसने कमाल किया है। और अक्लमंद होना जो है वो एक बहुत बड़ी सिफ्त है। अक्लमंद होना जो है या रैशनल होना, जो रैशनैलिटी, रैशनल अप्रोच के साथ जब आप आते हैं मुकम्मल तौर पे 100%, तो इससे अगर पैमाना बनाया जाए इसको तो उस फ़र्द की जो अहमियत है या उसकी जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो काबिल इज़्ज़त भी ठहरता है माशरे में। लेकिन दोस्तों इसकी कुछ और कह रहे हैं। वो क्राइम एंड पनिशमेंट में जो उनका करैक्टर है रेस्कलेनिकोफ, वो उसकी जो डेवलपमेंट है उस करैक्टर की वो बहुत अजीबोगरीब है। रेस्कलेनिकोफ जो है वो बुनियादी तौर पे एक ऐसे ड्रीमर हैं, एक ऐसा ख्वाब देखने वाला शख्स है जो कि समझता है कि वो किसी बड़े काम के लिए पैदा किया गया। इस हवाले से हमें जो क्राइम एंड पनिशमेंट्स में बहुत बड़ा एक सबक मिलता है वो ये है कि जो एक्सेसिव सेल्फ प्राइड है वो आपको तन्हा कर देती है। एक जो फ़ख्र है आपको बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात के ऊपर, वो अब यहाँ पे जो नुक्ता है वो बहुत अहम है कि वो चाहे अकल पे मबनी हो, यानी आपको इस हवाले से सेल्फ प्राइड हो कि आप बहुत अक्लमंद शख्स हैं। सेल्फ प्राइड की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। एक शक्ल ये भी हो सकती है कि आप बहुत ताकतवर हैं जिस्मानी तौर पे, एक शक्ल ये भी हो सकती है कि आप मसीन हैं, एक शक्ल ये भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा आपके पास दौलत है। तो सेल्फ प्राइड की तो बहुत सारी शक्लें हैं, बट इस पर्टिकुलर लेसन में जब हम बात करेंगे तो इसमें हम सिर्फ नॉलेज के हवाले से या रैशनैलिटी के हवाले से या इन चीज़ों के हवाले से बात करेंगे जो कि केस बिल्डअप किया है दोस्तोवस्की ने अपने नावल क्राइम एंड पनिशमेंट में, कि जो एक्सेसिव सेल्फ प्राइड है वो आपको आइसोलेशन की तरफ ले जाती है, वो आपको तनहा कर देती है। वो क्यों तनहा कर देती है? उसकी वजह यह है कि वो जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ ज़िंदगी ने आगे चलना है उनके साथ जो एक मीनिंगफुल कनेक्शंस हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और वो जो उनके साथ बामैनी रवाबित में कमज़ोरी है वो आपको स्ट्रेस में ले जाती है, वो आपको डिप्रेशन में ले जाती है। और हर उस शख्स का जो कि सेल्फ प्राइड की, और स्पेशली इस वक्त हम रैशनैलिटी की बात करें, उस हवाले से इस हद तक सेल्फ प्राइड रखता होगा, वो इस हद तक अपने आप को आइसोलेट कर लेगा कि जो मिजरी है या दुख है या तकलीफ है ये उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाएगी। और इसी बात से हम जोड़ के एक बात ये भी कर सकते हैं कि रेस्कलेनिकोफ जो करैक्टर है क्राइम एंड पनिशमेंट में वो बहुत हद तक कॉन्शियस है, और बल्कि आप उसको यूँ कहें कि टॉक्सिक सेल्फ कॉन्शियस है। इस हद तक सेल्फ कॉन्शियस है, इस हद तक है कि उसको आप टॉक्सिक एक बीमारी की शक्ल में कर सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी में जहर घोल रही है। और ज़िंदगी में जहर इसलिए घोल रही है क्योंकि वो ब्यूटी से, खूबसूरती से, ज़िंदगी का जो जमालियाती पहलू है, जो हुस्न का पहलू है, जो खूबसूरती का पहलू है, इससे उसको दूर कर रही है। दोस्तोवस्की जो है वो बुनियादी तौर पर उनका मुकदमा ये है, क्राइम एंड पनिशमेंट को जब आप पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको आइडिया होता है कि उनका जो बुनियादी मुकदमा है वो ये है कि नॉलेज जो है उसको आप एक टूल के तौर पे ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और इससे जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं जिनके बारे में आपका गुमान ये है कि वो इस टूल से कम वाकिफ़ हैं या उनके पास नॉलेज कम है, तो इस हवाले से जो आपका रवैया है वो ये होना चाहिए कि अगर कोई कमज़ोर है तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ मीनिंगफुल जो रवाबित हैं वो कायम रहने चाहिए, और उन्हीं रवाबित की बुनियाद पर जिस चीज़ को आप समझते हैं कि वो आपके पास ज़्यादा आ गई है उसको आप तकसीम करते हैं, उसको आप देते हैं, और आप अपना जो एक बात है वो जारी रखते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई फ़र्द जो है जो आपके सराउंडिंग में है वो अपने कुछ तासुबात की वजह से, कुछ खौफों की वजह से आपकी बात सुनने से ही इनकारी हों, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि जो अक्ल है वो बहुत ही कमाल खाना है, उसमें अगर बीज एक दफ़ा फेंक दिया जाए तो वो आज नहीं तो हो सकता है कि 1 साल बाद फूट पड़े और वो एक पौधा बने और फिर एक बाकायदा दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ले और पूरी उस शख्स की जो नस्ल है वो सारी की सारी आगे तब्दील हो जाए। सो ये इतनी पावरफुल चीज़ है, आइडिया जो है। और इस हवाले से जो दोस्तोवस्की का नावल है क्राइम एंड पनिशमेंट, इसमें बहुत सारे सबक हैं। एक्चुअली इसको हम कुछ सीरीज़ की शक्ल में कवर कर सकते हैं, क्योंकि क्राइम एंड पनिशमेंट एक ऐसा बड़ा नावल है जिससे अगर मैं ये कहूँ कि इससे साइकोलॉजी बरामद हो रही है, इतना बड़ा इल्म बरामद हो रहा है, तो आप इमेजिन कीजिए कि
वो कितना बड़ा नावल होगा, वो कितनी बड़ी किताब होगी। सो क्राइम एंड पनिशमेंट में बहुत सारे सबक हैं जो हमारे अमूमी ज़िंदगियों में, जो हम मिसाली ज़िंदगी से जो दूर हैं, उसमें हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम मिसाली ज़िंदगी की तरफ कैसे जा सकते हैं। और ये नावल जो है ये आपने ज़रूर पढ़ना है, और आलमी अदब से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके पास एक्सप्रेसो किताब की शक्ल में लाते रहेंगे। तो क्राइम एंड पनिशमेंट जो है उस पर जो बातचीत का सिलसिला है वो तो खैर जारी रहेगा। उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं हमारे लिए, और इस पर हम बात करते रहेंगे। और आप भी क्राइम एंड पनिशमेंट ज़रूर पढ़िए और उसके बाद हमें फीडबैक दीजिए, ताकि जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो ज़्यादा तामीरी और ज़्यादा बेहतर हो सके। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको मालूम है कि फिस्कल ईयर क्लोज होने वाला है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो बजट के दिन करीब आ रहे हैं, उनमें भी इजाफा ही हो रहा है। मौजूदा हुकूमत के दावे और दिलासे भी बजट के साथ साथ सामने आ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जहाँ तक मुमकिन हुआ अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, अवाम दोस्त बजट पेश किया जाएगा। मैं तो पिछले कई दिहाइयों से ये सुन रहा हूँ, जब से बजट आता है उससे पहले यही बात दोस्त बजट होता है। आज तक बजट से दोस्ती हुई नहीं है अवाम की, ये बड़ा मसला रहा है हमारे साथ। खैर, तहरीक इंसाफ भी इसको लेकर परेशान है और कंसर्न है। इनफैक्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो कह चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत को बजट देने का कोई इख्तियार ही नहीं है, इनके पास मैंडेट ही नहीं है। इलेक्शन में जाएं, जीत कर आएँ और फिर बजट पेश करें। मगर जनाब, ग्राउंड पर जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, और इस्लामाबाद से जो इतलात हैं वो ये हैं कि ताहाल बजट पेश करना तो दरकिनार, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अभी तक तैयारी भी बजट की नहीं है। और वजह जो है IMF के साथ मुआहदे का रुका होना बताया जा रहा है। दूसरी जानिब IMF की शराइत पर शराइत के आगे हुकूमत ने सरेंडर किया। IMF की तमाम शराइत पाकिस्तान ने मान ली, मगर IMF फिर भी ना माना। इसकी वजह क्या है? क्या मौजूदा हुकूमत बजट में जो बारूदी सुरंगें हैं वो बिछाने जा रही है ताकि आने वाली सरकार बजट का बोझ बर्दाश्त ना कर सके? जो ये पीछे हमने ट्रेंड देखा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब IMF के साथ हमारा मुआहदा अभी तक जो कहले डिले का शिकार है, तातुल का शिकार है, ऐसे में बजट पेश करना, ये बजट कितना अवाम दोस्त होगा, इस हवाले से बात करेंगे। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है, मौशी अमूर पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस बजट के हवाले से जिसकी हम बातें सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें ना IMF के साथ कोई मुआहदा तय पाया है और जिसकी वजह भी बताया जा रहा है कि बजट अभी फिलहाल उसकी तैयारी शुरू नहीं हुई, कि इन हालात के अंदर अवाम दोस्त बजट आ पाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जो अवाम दोस्त बजट की टर्मिनोलॉजी है ना, मेरा ख्याल अब इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए तो इस टर्मिनोलॉजी को ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है जो पाकिस्तान के जो मारूजी माशी हालात हैं, उसमें किसी भी किस्म की कोई जो रिलीफ है वो लोगों को नहीं दी जा सकती। सब्सिडीज बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर वो नहीं दी जा सकती। टैक्सेस के जो रेट्स हैं वो कम नहीं किए जा सकते। तो अगर ये सारे काम नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि जो बजट है वो आवाम दोस्त नहीं होगा। और ये कब तक सिलसिला रहेगा? ये कम से कम साल 2 साल तो ये सिलसिला रहेगा। अगर ये जो मैंने बातें की इसके बिल्कुल बरक्स कोई भी हुकूमत, जो इस वक्त PDM की हुकूमत है, वो फिर भी कोशिश करती है, वो सब्सिडीज देती है, वो टैक्सेस में कुछ कमी कर देती है, कुछ और इस तरह के इकदाम करती है जिससे लगे कि वो आपका जो बजट है उस पर अखराजात का बोझ बढ़ रहा है और बजट का खसारा बढ़ रहा है। तो वो जो बजट होगा वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन से उसके बिल्कुल खिलाफ जाएगा। और जब वो उसके खिलाफ जाएगा तो फिर आपका IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियाई तरक्याती बैंक के साथ मामला जो है वो तय नहीं पाएंगे। मसला ये है कि अगर इस वक्त हमारा IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा, और इसलिए नहीं हो रहा कि हमें $6 अरब के नए कर्जे चाहिए। जो चीन और नॉट चीन, सऊदी अरब और UAE ने जो हमें कमिटमेंट्स दिए हैं वो सिर्फ $3 अरब की दिए, बाकी फिर भी 3 बचता है। तो अभी तो हमसे $6 अरब का मसला हल नहीं हो रहा। अगले माली साल में तकरीबन $25 अरब के हमने गैर मुल्की कर्जे वापस करने या उनके ऊपर सूद की अदायगियां करनी। इसके अलावा कोई $9 अरब का हमारा एस्टिमेटेड करंट अकाउंट खसारा है, तो $34 अरब का तखमीना है। अब ये इस साल $6 अरब हमसे पूरा नहीं हो रहा बगैर IMF के। अगले साल हम $34 अरब कैसे पूरा करेंगे? तो जब आपको $34 अरब पूरा करना है तो फिर आपको IMF जाना पड़ेगा। अब मसला ये पैदा हो गया है कि PTI का खदशा ये है कि ये जो हुकूमत है ये इक़्तिदार में अगर रहती है और ये बजट देती है जो हुकूमत देना चाह रही है, तो ये ऐसा बजट देगी जो अपेरेंटली आवाम दोस्त होगा।
लेकिन उसका जो नुकसान होगा, जो भी पार्टी आगे जीत के आएगी, जो कि इस वक्त चांसेस आपको लग रहा है कि वेव खान साहब की लग रही है, कोई माने या ना माने, तो अगर इमरान खान साहब जीत के आ जाते हैं तो अगले 6 माह में जब ये हुकूमत इनकी संभालेगी, इनको IMF जाना पड़ेगा और IMF इनको कहेगा कि जी आप वो सारी चीजें वापस करें जो पिछले बजट में करके गई, तो फिर अनपॉपुलर कौन होगा? जो भी नई हुकूमत बनाएगा वो अनपॉपुलर आते ही हो जाएगा। इस वजह से ये जो बजट है ये अहम आपका एक पॉलिटिकल एक पॉइंट बन चुका है। शायद जो हुकूमत है और PTI ये चीज पे एग्री कर जाए कि बजट यही हुकूमत दे, लेकिन इसमें फिर एक चीज ये हो सकती है, फिर PTI की तरफ से ये शर्त सामने आ सकती है जी कि आप फिर अगर बजट आपने देना है तो फिर आप इसको एक फिजिकली डिसिप्लिन बजट देंगे, जिसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसे अखराजात नहीं करेंगे जिसकी वजह से बजट के ऊपर बोझ पड़े और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो 3 जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनके साथ खराब हो जाए। तो इस बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो फिर अवाम दोस्त बजट की बात मेरा ख्याल नहीं बनती। अमेरिकन अवाम दोस्त होगा, हमारी अमेरिका की अवाम है, उनका दोस्त बजट हो सकता है, पाकिस्तान का तो नहीं। कल वैसे हमाद अजहर साहब ने, शहबाज राना साहब स्टेटमेंट भी दी है कि जी IMF को कॉन्फिडेंस में लेके बजट आना चाहिए। और दूसरी जानिब हमने ये भी कल खबरें सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बाकायदा तौर पर कंसिडर कर रही है कि IMF को मलूज़ खातिर रखा जाए और उनके साथ अपनी जो पॉलिसी है वो शेयर की जाए, अपना जो लाया अमल है ये कहना चाहिए बल्कि। तो आप से अगर हम दोबारा पूछे, इस वक्त ये जो तातुल का शिकार हुआ पिछले एक तो कुछ अरसे से, शहबाज राना साहब जो IMF से हमारी निगोशिएशंस है वो थोड़ी बैक बर्नर पे चली गई हैं, मीडिया में भी इतनी उसकी धूम नहीं है और आप तो इस पे आपने बहुत लिखा भी है, इससे पहले बात भी की है। लेकिन दूसरी जानिब ये जो रिसेंट मेमो एक आया है जिसमें कुछ लीक्स के अंदर भी झुकाव पाकिस्तान का दूसरे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी जानिब हमें दिखाई देता है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में रिसेंटली कुछ जो बिजनेस डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें भी सऊदी अरब के साथ साथ UAE, चाइना, इवन रशिया ये ज्यादा सरगर्म नजर आते हैं और वस्त एशियाई रियासतें। तो पाकिस्तान क्या कुछ हद तक मायूस हो चुका है IMF इस डील से इसलिए, या फिर पाकिस्तान का एक स्ट्रैटेजी है कि ये भी एंगल सामने रखा जाए दुनिया के कि वी हैव अदर ऑप्शंस टू? देखिए हमारे जो इस वक्त हालात हैं वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम अपनी चॉइसेस दुनिया को बताएं। हमारी फॉरेन पॉलिसी टोटली डिपेंडेंट है, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो टोटली डिपेंडेंट है, हमारी डिफेंस पॉलिसी जो है वो भी कोई इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जब आपकी तमाम किस्म की पॉलिसी जिसका आपको दुनिया के साथ किसी भी तरीके से ताल्लुक हो वो डिपेंडेंट, तो आपके पास चॉइसेस नहीं रह जाती। मसला ये हुआ कि पिछले 40-50 साल में पाकिस्तान ने जो सियासत की है, आलमी सियासत जो पाकिस्तान की रही है, जो पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात रहे हैं, वो दूसरों की या तो उनको एक्सप्लॉइट करने के ऊपर रहे हैं या जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे जो पाकिस्तान के लिए मौके पैदा हुए हैं, उन मौकों से फायदा उठाने के लिए हमारी जो तमाम मामलात रहे हैं। हमारी इकोनॉमी बूम इसलिए कर गई कि 9/11 हो गया, 20th सेंचुरी में हमें सपोर्ट इसलिए मिल गई कि अफगान वॉर हो गई। जब हम इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर अपने बलबूते के ऊपर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो हम गिर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है ही कोई नहीं, हम हमेशा इंपोर्ट डिपेंडेंट मॉडल है हमारा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। ये जो आपने भी पॉइंट रेस किया ना चाइना वाला, ये एक बड़ा ही एक अहम एक इशू है। पाकिस्तान एज अ पॉलिसी, और ये मैं जब लिखता था कि CPEC पाकिस्तान करना नहीं चाह रहा तो जो PTI की हुकूमत थी उसको ये चीज बड़ी बुरी लगती थी। मुझे उस वक्त अंदाजा हो गया था PTI के टाइम पे कि CPEC को हमने जो है वो अब बैक बर्नर पे डाल दिया, हम नहीं करना चाह रहे। 4 साल पाकिस्तान ने CPEC को बैक बर्नर के ऊपर डाला, उसकी वजह से पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात बहुत बुरी तरह खराब हुए। इनका जो हुकूमत थी उस वक्त की और उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, उनका ये ख्याल था कि जब हम CPEC को बैक बर्नर पे डाल देंगे, चाइना के साथ जो रिलेशंस को कोल्ड स्टोरेज में ले जाएंगे तो वेस्ट हमारी भरपूर मदद करेगा। लेकिन जो चीज उस वक्त के हुक्मरानों ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रियलाइज नहीं की कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो हालात हो गए थे, जो फिस्कल इंडिसिप्लिन आ गया था और जो हम एक डबल टॉक करते थे, वो दुनिया को वो भी चीजें वाजे हो गई थी। जब तक अमेरिका को आपकी जरूरत थी, उन्होंने अफगानिस्तान से निकलना था, तो उन्होंने आपको वेवर्स भी लेके दिए IMF से और आपकी मदद भी की। अब अमेरिकन जो है वो आपको एक लेसन टीच कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड जो पाकिस्तानी साइड थी, जिनका ये ख्याल था कि हमने चाइना को पीछे डाला है तो अमेरिका हमारी मदद करेगा, वो नहीं हुई। यही वजह है कि आज हमारे ताल्लुका जो IMF से ठीक नहीं हो रहे। उसके अंदर एक फैक्टर ये है कि हमें आदत पड़ चुकी है कि हम US स्टेट डिपार्टमेंट को या US ट्रेजरी डिपार्टमेंट को फोन करते हैं कि जी आप फोन उठाइए, जरा एक IMF की MD डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को फोन तो कर दीजिए, हमारी ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। वो जो फोन ऑफ फ्रेंड वाली फैसिलिटी है वो खत्म हो चुकी है।
इसी वजह से मेरिट पे जब आप IMF के साथ डील करते तो आप डील कर ही नहीं सकते, मेरिट है ही कोई वो भी नहीं हो रहा। और रही सही कसर शहबाज आना साहब, जो कोविड था उसने भी निकाल दी, फिर वर्ल्ड रिसेशन आ गया और फिर पाकिस्तान उससे भी बहुत हर्ट हुआ, पाकिस्तान जैसी दीगर स्टेट्स। अच्छा, ये हाउस एंड ऑर्डर की जो टर्मिनोलॉजी है मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं आप, ये हम एक अरसे से यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने अपने रेवेन्यूज़ भी बढ़ाने थे, हमने अपने डायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ाने थे, हमने अपने लाइन लॉसेस को बिजली को लेकर कम करना था, करप्शन कम करनी थी। मौजूदा हुकूमत अरेंजमेंट्स में तो लगी हुई है, बंदे हमारे इधर उधर जा रहे हैं कि जी इन्ने पैसे दे दो, इन्ने पैसे दे दो, लेकिन हाउस एंड ऑर्डर करने के हवाले से कोई एक सिंगल डेवलपमेंट, सिंगल लाइन डेवलपमेंट, कोई स्टोरी की हद तक भी शहबाज राना साहब हमें नजर नहीं आती। आपके पास हो तो आप प्लीज बताइए, क्योंकि आप जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहता है। तो हम अगर ये नहीं करेंगे तो ये जिस तरह आप हमें प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जी अगले साल हमें 34 अरब डॉलर चाहिए, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर हम इस साल नहीं तो अगले साल तो डिफॉल्ट कर ही जाएंगे। लेट मी से दिस अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह की सूरत हाल लग रही है। जी डिफॉल्ट इसलिए नहीं हो रहा कि जितना बाहर से डॉलर्स पाकिस्तान आ रहा है, चाहे वो आपके एक्सपोर्ट्स की रिसीट्स हैं या जो हमारे मजदूर भाई और बाकी मोबाइल काम करते हैं वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो जितना रेमिटेंस और एक्सपोर्ट का पैसा आ रहा है उतना ही हम हुकूमत की कोशिश है कि इंपोर्ट्स का पैसा बाहर जाए, तो इससे जो डिफॉल्ट है उसको अवॉइड किया जा रहा है। जो आपका कोर क्वेश्चन है कि जी ये फिर हाउस इन ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा, मेरी कल एक स्टोरी छपी थी कि ये जो PDM की हुकूमत है, ये जो माली साल चल रहा है जिसके 10 माह गुजर चुके हैं, इस माली साल के 10 माह में PDM की हुकूमत ने 620 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दी। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट का लफ्ज जो है वो लोगों को बहुत अच्छी तरह याद हो गया होगा, क्योंकि 21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट हमने इलेक्शन के लिए नहीं दी, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है। 21 अरब हमने इलेक्शन के लिए नहीं दी क्योंकि हमारा हुकूमत का पॉलिटिकल मोटिव ये था कि इलेक्शन ना हो, तो बहाना हमने IMF का भी मार दिया और फिस्कल डिसिप्लिन का भी मार दिया। हकीकतन हुकूमत 620 अरब रुपए के सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी कर चुकी है 10 माह में, जिसमें तकरीबन 265 से 270 अरब रुपए की इजाफी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि हम फिजिकली डिसिप्लिन लोग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इनके हर तरह के आप देखिए, क्या काबीना का साइज, इस पे पहले भी कई दफा बात हो चुकी, कम हुआ नहीं हुआ, क्या इन्होंने बाकी जो अपनी चीजें हैं उसको ठीक किया, इन्होंने नहीं किया। हुकूमत ने 2 पॉलिसीज दी थी, अगर आप इनकी पॉलिसी को देख लें, इन्होंने कहा जी कि हम जल्दी मार्केट्स बंद करवाएंगे, क्या जल्दी मार्केट्स बंद हुई? नहीं हुई। इन्होंने फिर कहा जी कि ऑस्टेरिटी, जो कौमी कफायशवारी की जो एक स्कीम दी थी एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, वो उसके खुद जो दिजिया बखेरी, वो शहबाज शरीफ साहब के ऑफिस ने बखेरी, जब उन्होंने एक सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली हुकूमत से खुद इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑस्टेरिटी पॉलिसी। की ऑस्टेरिटी पॉलिसी में क्या काम हुआ? गाड़ियां उसी तरह में से यूज हो रही हैं, गैर मुल्की दौरे उसी तरह हो रहे हैं। हमारे ऐसे कई फेडरल मिनिस्टर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो अक्सर मीडिया में आ जाता है, हमारे दोस्त जो हैं एहसन इकबाल साहब, वो भी अक्सर गैर मुल्की दौरों पे पाए जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, हो सकता है उनकी कंपल्शंस हो सकता ना हो, कुछ उनके एसेंशियल भी विजिट्स होते हैं, जैसे चाइना का विजिट उनको करना था, पर कुछ ऐसे विजिट होते हैं जो अवॉइडेबल होते हैं, जैसे वो एशिया पैसिफिक की कुछ कंट्रीज में गए थे, उनको मेरे ख्याल में उनको नहीं जाना चाहिए था। इसी तरीके से और बहुत सारे काम कर रही है। तो दोनों पॉलिसीज जो इन्होंने सोल्यूशन दिया था टू द इकोनॉमिक क्राइसिस, वो तो इन्होंने खुद वो इसको इनकी वायलेशंस कर दी। मैंने अपने एक प्रोग्राम में तकरीबन 1 माह पहले कहा था, इससे पहले, कि हुकूमत ने जो नेशनल ऑस्टेरिटी पॉलिसी दी, अभी तक तमाम चीजें, तमाम एविडेंस उसके अगेंस्ट आ रहा है। तो बेहतर है वज़ीर-ए-आज़म साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें जी कि नहीं, वो मेरे से गलती हो गई थी नेशनल ऑस्टेरिटी पॉलिसी अनाउंस करते हुए, मैं उसको वापस ले। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली इसका तो मामला हमें नजर नहीं आ रहा। ऐलानात तो बहुत हुए थे कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब्सिडी भी देंगे, पेट्रोल के हवाले से भी बड़ा ऐलान किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिलीफ वो भी नहीं मिल पाया। अच्छा शहबाज साहब, दूसरी जानिब अब ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और दूसरी जानिब अब जहाँ पे हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है और IMF के साथ हमारा मुआहिदा ऑब्वियसली डिले का शिकार है, 9th रिव्यू अभी है जो होना था जून में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ, हो पाएगा, ये जो मौजूदा सूरत हाल है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बाहर के जो ममालिक हैं या दीगर दोस्त ममालिक हैं, उनको भी इस बात का तो आइडिया होगा, और ये एड ऑन फैक्टर भी तो है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं है, वो जिस हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे हैं उसका टेन्योर खत्म होने वाला है, निगरान सेटअप आएगा, नई हुकूमत कौन सी आती है, उनके साथ मामलात उनके कैसे चलते हैं, तो ये फैक्टर आपको लगता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान की इस इकॉनमी क्रंच में, या जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम फैक्टर है जिसको हम इतना वेट नहीं देते। शुरू में जब इमरान खान साहब कहते थे कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो इकोनॉमिक सर्वाइवल नहीं होएगा,
उसमें वो खान साहब जब ये बात करते थे उसमें लगता ये था कि उनका पॉलिटिकल मोटिव ज्यादा है, बजाय कि वो जनरली वो इकोनॉमी को ठीक करना चाह रहे हो। लेकिन ये एक बात, एक हकीकत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पहले होता ये था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को फीड करती थी। अब वो होना ये शुरू हो गया कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फीड कर रही है। वो कैसे कर रही है? अगर इस हुकूमत को यकीन हो कि कल ये इलेक्शन होंगे और ये जीत जाएंगे तो ये फॉरेन इलेक्शंस करवा, और ये इनको यकीन इसलिए नहीं है कि इन्होंने पता है कि जो इन्होंने इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की है पिछले 1 साल की, कुछ तो चीजें जरूरी थी, कंपलसरी थी करना। जो खान साहब ने चीजें खराब की थी वो इनको ठीक करनी थी, जून जुलाई तक इन्होंने करने की कोशिश की। उसके बाद का जो ब्लेम है जुलाई ऑनवर्ड्स का, वो तो सारा पीडीएम का बनता है। खान साहब का तो 3 साल का आपने ब्लेम खान साहब को दे दिया, पिछले उन्होंने जो गलती की थी। तो जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, आपका रुपया जो है उसकी कदर का कोई पता ही नहीं वो किधर जा रही है। यूरो रेट के ऊपर कम बात होती है, यूरो रुपये की। यूरो आपका 320 रुपए का, 315 रुपए का 1 यूरो मिलता है आपको। आप कल जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है पाकिस्तानी तारीख का, वो 59 years का हाईएस्ट। My goodness. And we have somehow crossed श्रीलंका। हालांकि उनकी इकोनॉमी तो अब थोड़ी रिवाइव कर रही है। एग्जैक्टली जी जी शहबाज, वक्त हमारा, आप इन दी एंड कोई ऐड कर लें, आप प्लीज क्लोज कर लें। जी, श्रीलंका में स्टेबिलिटी अब इसलिए रिटर्न हो रही है कि उनका आईएमएफ का प्रोग्राम हो। हम आईएमएफ प्रोग्राम इसलिए अवॉइड करेंगे कि हमने कोशिश करें कि सियासत बच जाए, चाहे जो 230 मिलियन आपके लोग हैं उनका जो भी बुरा हाल है उसकी हुकूमत को लगता है इस वक्त कोई परवाह नहीं। ट्रू। शहबाज राना साहब, सीनियर तज्जियाकार, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस कलील वक्त में इतने बड़े मौज़ूआत पे बात हो तो नहीं सकती, लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से जो भी समअप हो सकता था मुख्तलिफ अहम पॉइंट्स के ऊपर वो किया। शहबाज राना साहब से हम बात करें तो आपको मालूम है कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। इसके बावजूद इस पर बात करना ज़रूरी है, चूँकि हमने इंटरनली ही सोल्यूशन निकालना है इसका। बाहर से कितना हम इमदाद ले पाएंगे? अब पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं सर्वाइव कर पा रही है और इसी पर हमने बात की, इस पर बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, बहुत दिन हुए थे, हमने रोड टू श्रीनगर के हवाले से बात नहीं की थी। तो रमज़ान ब्रेक भी हमारा चल रहा था बीच में, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कश्मीर को भूलें? कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इसमें बसने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बहुत करीब हैं। आज हमने ऐसा ही कुछ एक चैप्टर दोबारा से खोला आपके लिए, एंड इट्स काइंड ऑफ अ कल्चरल चैप्टर दैट वी हैव टुडे। यूजुअली हम कश्मीर की साइट सीइंग के बारे में अक्सर हम बात करते रहते हैं। भाई, आज हमारे साथ एक ऐसे सिंगर मौजूद हैं जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ग्रैंड फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग उनको पसंद करते हैं, फिलॉन्थ्रोपी भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस गॉट अ ग्रेट वॉइस, ज़बरदस्त गाते हैं। बाबर मुदस्सिर इनका नाम है और जम्मू से इनका ताल्लुक़ है। इन तस्वीर से भी वाज़ेह हो रहा होगा, और इनकी जो आवाज़ है इनके अंदर वो एक जो टेक्सचर है इनका, वो कश्मीरी टेक्सचर आपको वॉइस का वो फील होगा व्हेन ही सिंग्स। तो बाबर इज लाइव विद अस राइट नाउ ऑल द वे फ्रॉम जम्मू। बिल्कुल बाबर, आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। जम्मू कश्मीर से आप हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, जरा अपने म्यूजिकल जर्नी के हवाले से आप बताएं। जिस तरह से भी इमरान ने भी कहा कि आपकी जो आवाज़ है उसमें कश्मीर का अंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दो कि आपका ताल्लुक भी है। म्यूजिक का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद ठीक होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम कश्मीर, जम्मू से नहीं हूँ मैं। तो रहा म्यूजिक का सवाल, बचपन से इस चीज का शौक है मुझे एंड बचपन से करता आ रहा हूँ। काफी सारा प्यार लोग दे रहे हैं अक्रॉस ग्लोब। सो चल रहा है धीरे धीरे कोशिशें और इसमें इम्प्रूव करने की, सीखने की। ठीक है। तो यूजुअली किस टाइप का म्यूजिक करना पसंद करते हैं आप मुदस्सिर? यूजुअली मैं सूफी, लाइट क्लासिकल, रैप। अच्छा, सूफी, लाइट क्लासिकल एंड रैप। तो इसका कोई कॉम्बो भी कभी किया? आई मीन तीनों जॉनर्स को मिला के कुछ करने की कोशिश की? हाँ, एक सॉन्ग हमने आज से 1 साल पहले रिलीज किया हुआ है मेरे अपने चैनल पे, कैच द पे। कश्मीरी हमने रॉक भी किया है, सूफी भी किया है, रैप भी किया है। हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कश्मीरी नौजवान का सिंगर होना और प्रोफेशनल सिंगर होना, बिकॉज ऑफ सीन योर वीडियोस, आप प्रोफेशनली गाते हैं। आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया हुआ है जिसके जरिए आपके इवेंट्स बुक किए जा सकते हैं। तो हाउ इज द एक्सपीरियंस बीइंग अ कश्मीरी? डू यू गेट द इवेंट्स? और सही है, ठीक है? हाँ, यस ऑब्वियसली। इवेंट्स होते रहते हैं हमारे, अच्छे से हो पा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
ठीक है, ज्यादा क्या गाते हैं? पाकिस्तानी म्यूजिक का कितना इन्फ्लुएंस है और इंडियन म्यूजिक का कितना इन्फ्लुएंस है? बिकॉज यू आर इन बिटवीन। यस यस, पाकिस्तानी का आप जैसे कि हम कहने की कोई बात ही नहीं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के अब तो पता ही है पूरी दुनिया में उन्हीं के चर्चे हैं, सब उन्हीं को देख के सीख रहे हैं। और हम हमारी भी कोशिश यही रहती है। पाकिस्तान इंडिया बहुत एक ना प्यारा सा रिश्ता है। कुछ बाबर आप हमें कुछ सुनाना चाहें? वैसे तो आपका तारुफ हमने कराया, लेकिन आप अपनी आवाज का तारुफ भी हमारे देखने वालों से करवाएं और हमारे साथ भी कुछ सुना दें हमें। हाँ जी जरूर जरूर। मैं वही गाना गाऊंगा जो ज्यादा वायरल हुआ। सुना सुना मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे मैं भूखा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरी दुनिया लुटी तू जुदा हो गया, मेरा दिल तेरे गम में फना हो गया हो गया, ओ दिए गहरे जख्म तूने क्यों सनम, मेरी जान मुझे बदला जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है भूखा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। थैंक यू जी। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। बहुत खूबसूरत आवाज़ और लता मंगेशकर का ये गाना है जो कि आप हमें सुना रहे हैं। अच्छा, आपका जो अपीयरेंस है, जो आपका आउटलुक है, किससे इंस्पायर हैं आप? एक्चुअली खुद पे ध्यान देने के लिए ना ज्यादा वक्त नहीं मिलता है, so that's why मेरा हाल ऐसा है। एंड जो मैंने अभी पहना है, दिस इज कॉल्ड फैरन एंड वी कश्मीरीज यूज दिस इन विंटर। हम अपने आप को गर्म रखने के लिए अभी विंटर नहीं है लेकिन सर्दी बहुत है अभी कश्मीर में एंड लगाना पड़ता। और आप कश्मीर में एग्जैक्टली किस इलाके में? डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, दैट इज 60 किलोमीटर्स फार फ्रॉम मेन सिटी। बांडीपुरा में आप, ठीक है। तो आप कॉन्सर्ट्स में भी ऐसे ही कॉस्ट्यूम्स के साथ परफॉर्म करते हैं? यू हैव काइंड ऑफ डिफरेंट लुक्स बिकॉज समहाउ यू होल्ड अ गिटार एंड सिंगिंग, थोड़ा पॉप रॉक टाइप गाने भी गाते ही होंगे आई बिलीव, तो ऐसा होता है? हाँ जी, मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि जो अपने कश्मीर का कल्चर है, लाइक फैरन है एंड जो भी चीजें ना कॉस्ट्यूम में आती हैं, उनको ना ग्लोबली लोगों तक दिखाऊं प्राउडली, क्योंकि जान है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस कल्चर का ना एक क्योंकि मैं भी कल्चर ही हूँ। और कश्मीर से बाहर कहीं परफॉर्म किया आपने जाके? हाँ जी अक्रॉस इंडिया हर जगह किया हुआ है। क्रॉस इंडिया परफॉर्म, ठीक है सर। तो चलें, आप हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें वो वाइब आ रही है कश्मीर की एंड समहाउ दैट वी मिस बिकॉज जो मकबूजा कश्मीर है वो हमसे दूर है। तो मैं चाहता हूँ मुदस्सिर कुछ आप हमें और सुनाइए जो आप सुनाना चाहें हमारी ऑडियंस को। जरूर। और नुसरत फतेह अली खान का कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए, भोली सूरत है बातें हैं भोली, भोली सूरत है बातें हैं भोली, मुंह में कुछ है मगर दिल में कुछ है, भोली सूरत है बातें हैं भोली, मुंह में कुछ है मगर दिल में कुछ है, लूट लेते हैं मुस्कुरा कर,
लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए। Thank you, sir. Very nice, very nice. So when you perform all across India, तो इंडियन यूथ पाकिस्तानी म्यूजिक को कैसे देखती है, खास तौर पे जो हमारे लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं इंक्लूडिंग नुसरत फतेह अली खान साहब, दी वन एंड ओनली, और फिर उनके जो ट्रैक्स हैं, क्योंकि कॉन्सर्ट्स में तो बड़े बजते हैं ये गाने, कैसा रिस्पॉन्स होता है? बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। मैं इस चीज का विटनेस हूँ, क्योंकि आप देखेंगे एंड अपना जो भी सॉन्ग्स होते हैं यूट्यूब पे, जो भी सॉन्ग्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उनके ना कमेंट सेक्शन चेक करते हैं। सो व्हेन आई सी द सेशंस ऑफ कोक स्टूडियो, वहां पर आप देख सकते हैं लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ व्यूज जो कि इंडिया से आते हैं। वो अपना वो कमेंट्स चेक करते हैं, प्यार देखते हैं लोगों का। सब लोग एक दूसरे से प्यार ही करना चाहते हैं, और प्यार इंशाल्लाह होगा। नो डाउट, और ये प्यार ही होना चाहिए, नफरतें नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे हैं वहाँ भी खत्म होनी चाहिए। इन दी एंड आप कश्मीरी होने की हैसियत से और मकबूजा कश्मीर भी होने की हैसियत से हमारे लिए बहुत डियर हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ हैं। आर्ट कितना रोल प्ले कर सकता है, ये मेरा आखिरी आपसे सवाल होगा, टू ब्रिंग नेशंस क्लोजर, खास तौर पे जहाँ पे नफरतें बहुत ज़्यादा फैलाई गई हों या भरी गई हों जहनों में। और मैं समहाउ जब इंडियन यूथ के कमेंट्स बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सी जगहों पे मुदस्सिर देखता हूँ, तो मुझे एक बात लगती है कि कितना मिसगाइड किया गया है इस यूथ को, पाकिस्तान के बारे में कितना बुरा बताया गया है जब वो लोग पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे मामलों में इल्ज़ामात लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वी समहाउ लव एंड रिस्पेक्ट देम अ लॉट बहुत सारे मामलात के अंदर। तो इसको कम करने के लिए आर्ट क्या रोल प्ले कर सकता है? व्हाट इज योर टेक बीइंग एन आर्टिस्ट? देखिए, आर्ट मेरे हिसाब से आप अगर हम ऑन ग्राउंड देखें ना, तो लोग एक दूसरे से प्यार ही करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट जो भी है, जो पॉलिटिकल है तो वो उनका मसला है। सो मैं अपना कहूँगा कि हम जो ऑन ग्राउंड जितने भी लोग हैं, यहाँ पे हैं वहाँ पे हैं, सो वी नो हम बस प्यार करना जानते हैं और हमें बस इसी चीज पे फोकस करना चाहिए। एंड रहा सवाल आर्ट का, एंड इट शुड बी, म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज एज वी नो। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बाबिल मुदस्सिर कि आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अल्लाह मज़ीद कामयाबियाँ दे। बाबिल मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद थे कश्मीर से, इनसे हम बात कर रहे थे, इनका म्यूजिक हमने सुना जी। बांडीपुरा कश्मीर से हमारे साथ मौजूद थे। प्रमोट करना चाहिए, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, एंड समहाउ वी ऑलवेज लव कश्मीरीज, एंड हम दुआ करते हैं कि अल्लाह कश्मीर को जल्द भारतीय तसल्लुत से आज़ादी दे और कश्मीरी एक और मज़ीद बेहतर ज़िंदगी गुजारें। एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के लिए खुशी हमारे साथ मौजूद है। जी खुशी। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू इमरान। सो आज मैं आर्म्स हिट करवाऊंगी। सो बेसिकली लड़के तो आर्म्स हिट कर लेते हैं, लड़कियों को भी आर्म्स हिट करने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। जैसे वो लेग्स को हिट करती हैं, लेग्स की एक्सरसाइज करती हैं, इनको आर्म्स की भी करनी चाहिए। सो गाइस 4 एक्सरसाइज करवाऊंगी, 10 to 12 reps, 3 to 4 सेट्स होंगे। सो हम गाइस बाइसेप्स से स्टार्ट करेंगे। सो वी गोना डू ऑल्टरनेट बाइसेप कर्ल्स, ठीक है। यू हैव टू स्टैंड अपराइट, ठीक है, और डंबल को पुल करना है टुवर्ड्स द शोल्डर्स। ब्रीद इन व्हेन यू पुल द वेट अप, breathe out as you flex your arm. Breathe in, breathe out. So guys 10 to 12 reps each side. Second exercise guys, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेंगे डंबल्स की, ठीक है। मेक श्योर स्टमक इज टाइट, हिप इज टाइट। वी गोना पुल द डंबल टुवर्ड्स द शोल्डर। मेक श्योर एल्बोज आर टाइट, स्टमक के ऊपर होनी चाहिए, एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन व्हेन यू पुल द डंबल टुवर्ड्स द शोल्डर्स, ब्रीद आउट। सो गाइस ये बाइसेप्स की एक्सरसाइज है। बाइसेप्स के 2 मसल्स होते हैं, हमने पहले बड़ा मसल हिट किया था, अब हम छोटा मसल हिट कर रहे हैं। सो गाइज वी गोना मूव टू ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स में हम किक बैक्स करेंगे। सो गाइड साइड एंगल लेने, डंबल्स आपने दोनों हाथों में पकड़ने हैं, हिंज करना है, हिप पीछे पुश करना है और आगे लीन करना है आपने, और एल्बोज उठानी है, एल्बोज स्टमक से पीछे जाएंगी और आपने किक बैक करना है पीछे की तरफ डंबल्स को। आपने जब किक बैक करना है तब ब्रीद आउट करना है, ये आपके ट्राइसेप्स को हिट करेगा। उसके बाद गाइस आप फ्लोर पे तो भी हम नहीं जा सकते, तो हम ओवरहेड एक्सटेंशंस कर लेंगे स्टैंडिंग। सो आपने दोनों हाथों से डंबल पकड़ना है इन बिटवीन योर फिंगर एंड थंब, एल्बोज
क्लोजर टू योर फोरहेड और एक्सटेंड करना है डंबल्स को टुवर्ड्स द हेड, बिल्कुल हेड के ऊपर आएंगे गाइस। मेक श्योर कि आप पूरा नीचे जाएं, डिसेंट अच्छी होनी चाहिए, साइड एंगल से भी देख लें, एल्बोज क्लोज होनी चाहिए फोरहेड के ऊपर, और जैसे एक्सटेंड करेंगे आपने ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सो गाइस हर सेट के बाद आपने 30 to 45 30 सेकेंड्स to 60 सेकेंड रेस्ट लेना है, 10 to 12 reps करने हैं और 3 to 4 सेट्स करने हैं इसके गाइस। सो ट्राई दीज एक्सरसाइजेज एट होम। आई सी यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया। खुशी हमारे साथ मौजूद थी, एक्सरसाइज उन्होंने कराई। शो का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।